हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल चैम्बर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज हम जो है बात करने वाले हैं कि हमें इतने टाइम से कहाँ था, तो क्या कर रहा था, वीडियो क्यों नहीं अपलोड हुई। तो 2 महीने हो गए, 2 महीने से वीडियो एक भी अपलोड नहीं किया मैंने। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड की थी। कि मेरा 2 महीने से एक तो एग्ज़ाम चल रहे थे, एक जैसे एनएफसी का एग्ज़ाम और एक मेरा इसरो का एग्ज़ाम, इसरो वीएसएससी का जो फ़िलहाल में हुआ था ये वाला। और करेंटली जो है मेरा इन्फोसिस में जो है रिटेन टेस्ट निकल चुका था, लेकिन इंटरव्यू जो है इंटरव्यू के बाद मेरा जो है बाकी था। तो देखिए मेरा फरवरी के टाइम पे ये फॉर्म मैंने फ़िलअप किया था और फरवरी के बाद मेरा ये एग्ज़ाम हुआ था 16 मई को। 16 मई को ये मेरा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, रिटेन एग्ज़ाम, जिसमें जो है मेरा नॉन नॉन टेक्निकल पेपर था। टोटल टोटल नॉन टेक्निकल पेपर था। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए इसमें, तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, देखिए इसमें जो है मेरा 16 मई को जो है रिटेन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, संडे वाले दिन। ठीक है, संडे वाले दिन 16 मई को जो है मेरा एग्ज़ाम जो है यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं जो है मेरा रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और मैथ के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के जो है इसमें 20 क्वेश्चन आए हुए थे और पजल के जो है 4 क्वेश्चन जो है आए हुए थे। टोटल पेपर जो है 100 मिनट का था मेरा, है ना। और इसमें लगभग 49 क्वेश्चन थे मेरे, 49 क्वेश्चन आए हुए थे और 100 मिनट का पूरा पेपर था। तो इसका अंदर टाइम काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी कम थे। और देखिए इस पेपर में जो था कि मतलब पेपर थोड़ा सा टफ था, मतलब इतना भी टफ नहीं था, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन ईजी थे। मैथ थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चन ईजी से थे और रीजनिंग थोड़ी सी मुझे टफ लगी, इंग्लिश भी थोड़ी टफ लगी। लेकिन हाँ, पजल ज़्यादा टफ नहीं था, पजल के क्वेश्चन आसानी से हो गया था। मतलब ओवरऑल पेपर देखा रहे तो एवरेज पेपर था ना। जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो इसमें एक खासियत थी कि ये जो पेपर था टोटल तो इंग्लिश में था, पूरा का पूरा इंग्लिश में। और इसमें एक चीज़ थी कि मतलब घर पे बैठ के पेपर देना था और मतलब लैपटॉप से। और इसमें जो है कि अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन करते हैं तो आप उस क्वेश्चन पर वापस नहीं जा सकते अगर आपने नेक्स्ट कर दिया तो। इसमें ये चीज़ और थी। और ये थोड़ा मुझे लगा टाइमिंग का भी थोड़ा इसमें चक्कर था कि कौन कितनी जल्दी पेपर कर पाता है, कितनी जल्दी नहीं हो रहा है किस पे पेपर। इस चीज़ पे थोड़ा पेपर डिपेंड था। मतलब सिलेक्शन जो है थोड़ा सा टाइमिंग के बेस पे भी था कि मतलब कौन कितनी जल्दी पेपर कर पाता है। ठीक है। और इसके बाद जो है मेरा ये रिज़ल्ट जो है आया था, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो है मेरा रिज़ल्ट आया था कि जो है मैं इंटरव्यू रैंक के लिए क्वालिफाई हो चुका हूँ। तो ये मेरा रिज़ल्ट जो है 26 मई को आया था। 16 को पेपर था, 16 मई को, 26 मई को 10 दिन बाद ही इसका रिज़ल्ट जो है आउट हो गया था। और इसमें जो है मुझे इंटरव्यू के लिए एक फॉर्म और फिलअप करना था कि इस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए और जिससे जो है इंटरव्यू राउंड के लिए मतलब जो है डिटेल्स वगैरह इसमें मुझे भरनी थी टोटल मिला के। तो ये मैंने लिंक वगैरह दे रखी थी इस पे, तो लिंक से मैंने जाके जो है फॉर्म फिलअप किया और उसके बाद जो है मेरा इंटरव्यू राउंड के लिए जो है मतलब आगे प्रोसेस बढ़ती रही। ये देखिए ये था मेरा इंटरव्यू का जो मेल आया था मेरे पास कि मेरा इंटरव्यू जो है 2 जुलाई को इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला था। अब लगा लीजिए 1.5 महीने बाद, यानी कि 1.5 महीने बाद जो है मेरा इंटरव्यू का मेल आया कि आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है। एग्ज़ाम के 1.5 महीने बाद, रिज़ल्ट मेरा 26 को आ गया था, उसके 1 महीने बाद ही लगभग जो है मेरा आ गया था। तो ये था कुछ 2 तारीख को मेरा जब इंटरव्यू का मेल आया, तो फिर मैंने 2 तारीख को इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू 10 बजे से था मेरा। और उसमें बताया था कि आप लैपटॉप से दें, वो लैपटॉप से ही ज़्यादातर देने का कहा था उसमें, क्योंकि क्लियरिटी, फेस की क्लियरिटी वगैरह सब कुछ साफ़ होनी चाहिए। और साथ में आधार कार्ड जो है साथ में लेके बैठना चाहिए, ताकि जो है वो लोग वेरीफाई कर सकें हम लोगों को। और उसके बाद जो है इसमें जो इंटरव्यू में था, मुझे तो लगा था कि इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें, क्योंकि गूगल से मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी, तो मुझे लगा काफ़ी सारी चीज़ें पूछेगा कि जैसे कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, सिंपल सी बात है, इन्फोसिस। तो मुझे लगा C++ वगैरह या फिर सी, जावा, इनसे थोड़ा बहुत रिलेटेड, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग वगैरह हो गया, इन चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने मुझसे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मैंने जबकि प्रोजेक्ट जो 3rd ईयर में जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके बारे में भी पढ़ लिया था कि कैसे क्या प्रोजेक्ट था। और उसके बाद जब प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ देख लिया, लेकिन जब इंटरव्यू एक्चुअल में जब मेरा हुआ तो इंटरव्यू में उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। उन्होंने सिंपल मुझसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन लिया, तो इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू फुल इंग्लिश में था, हिंदी का वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते आप। और दूसरा, जब उन्होंने पूछा कि मतलब मेरा जब इंट्रोडक्शन लिया, इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने बता दिया सिंपल सा बेसिक थर्मोडाइनमिक्स। तो जब बेसिक थर्मोडाइनमिक्स बताया तो उन्होंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा
कि थर्मोडायनेमिक के कितने लॉ होते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको तो सिंपल बता ही देना था। तो उन्होंने मतलब क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं पूछे, इजी से ही क्वेश्चन पूछे थे। और जैसा कि आपको पता है मैंने रिफाइनरी में 1 साल की अप्रेंटिस की है, तो उन्होंने पूछा था कि आपने मतलब रिफाइनरी में क्या किया था। तो बताया कि मैंने सिर्फ से कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, पंप वगैरह, कंप्रेसर वगैरह, इन चीज़ों के बारे में देखा। तो उन्होंने सिंपल से ही क्वेश्चन किए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पंप। तो ये चीज़ें नॉर्मल सी उन्होंने मुझसे पूछी। बट मेरी जो गलती थी वो गलती ये थी कि उन्होंने मेरे से एक चीज़ पूछी थी कि आप हायर क्वालिफिकेशन में क्या चाहते हैं। तो उस टाइम पे जो मैंने आंसर दिया वो मैंने दिया था कि मुझे जो है प्राइवेट बीटेक करनी है, और बीटेक के साथ साथ जो है मैं इन्फोसिस में ज्वाइनिंग भी कर सकता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे मैं गलत था। यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए था कि मैं ज्वाइनिंग तो करूँगा, लेकिन मुझे आगे फ्यूचर में सिर्फ एक जॉब ही चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन में नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए। और मैंने जो IOCL का अप्रेंटिस का जो बताया था वो मुझे नहीं बताना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये जो है फ्रेशर रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट थी। और इसमें एक्सपीरियंस बंदा जब होता है तो फिर क्या होता है कि वो उनके मन में एक डाउट चलता है कि कहीं ऐसा ना हो एक्सपीरियंस बंदा ये यहाँ से छोड़ के कहीं और भी जा सकता है। तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी हायर नहीं करते इतनी जल्दी। और यहाँ पे मेरे एक गलती यही थी, और थोड़ा सा इंग्लिश का भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि इंग्लिश थोड़ा बोलने में दिक्कत हुई थी मुझे शुरू में। और फिर उसके बाद क्वेश्चन उन्होंने जो पूछे वो सारे क्लियर थे, लेकिन हाँ ये क्वालिफ़िकेशन का कि आप हायर क्वालिफ़िकेशन में क्या करना चाहते हैं, एक यहाँ पे गलती थी। और एक मेरी गलती थी कि मतलब जब उन्होंने पूछा कि आपने IOCL, मतलब IOCL के बारे में जो मैंने बताया वो IOCL के बारे में नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा यही होता है कि एक्सपीरियंस वाले बंदे को ये नहीं लेते। तो आप रिज्यूम में ये ध्यान रखिए कि अगर किसी जगह पर फ्रेशर की रिक्वायरमेंट निकली हो तो वहाँ पे एक्सपीरियंस वाली चीज़ों को ना डालें। ओके। और बाकी का तो सिंपल सा इंटरव्यू था, इतना कुछ खास नहीं पूछा इन लोगों ने। 19 मिनट की जगह मेरा 12 मिनट में ही हो गया, इतना कुछ ज़्यादा देर तक चला भी नहीं था इंटरव्यू। तो बस यही था, लास्ट में कुछ नहीं। उन्होंने आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कराया, वेरिफिकेशन कराने के बाद सिंपल फिर कंप्लीट हो गया। उन्होंने कहा कि आप कॉल को कट कर सकते हैं, कॉल कट कर दी। फिर उसके बाद मुझे जो है 27 तारीख को रिजेक्शन मेल इसका आ गया था। तो रिजेक्शन मेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का था। ये देखिए कुछ इस तरीके का रिजेक्शन मेल मेरे पास आया था। ये मेरा रिजेक्शन मेल जो है ये कुछ 2 दिन पहले ही आया है मेरे पास। 27 जुलाई को ये रिजेक्शन मेल मेरे पास आ चुका था, और इसमें जो है क्लियरली मेंशन कर रखा है इन लोगों ने इन्फोसिस की तरफ से कि आप जो है इन्फोसिस की तरफ से रिजेक्ट हो चुके हैं, और आप जो है अब अगले 6 मंथ बाद जो है री अगेन यानी कि रिप्लाई मतलब जो है ट्राई करें इन्फोसिस में अप्लाई करने की। तो कुछ इस तरीके का मेरा जो है रिजेक्शन मेल इसमें देखिए आ चुका था। तो ये थी कुछ कहानी इन्फोसिस की, इन्फोसिस का रिटेन, इन्फोसिस का इंटरव्यू, इन्फोसिस का रिजेक्शन मेल जहाँ तक मुझे मिल चुका था। मतलब इन्फोसिस की कहानी शुरू होने से ही पहले ही मेरी ख़त्म हो गई। तो ये था। और बाकी क्या, अब जो है वीडियो यूट्यूब पे कंटिन्यू पढ़ती रहेंगी, और क्योंकि आज से ही मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ, और अपनी जो पंप सीरीज़ है, पंप सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे एकदम बढ़िया बढ़िया। और अगर कोई नेक्स्ट अपडेट भी मिलती है मुझे तो फिर मैं आपको देता रहूँगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है तो उसके बारे में बताता रहूँगा आपको, और अच्छे अच्छे कंटेंट डालता रहूँगा, वीडियोज़ वगैरह कंटेंट बिल्कुल अच्छे अच्छे पंप के, थर्मोडायनेमिक्स के। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कंप्रेसर भी स्टार्ट करने वाला हूँ, कंप्रेसर की वीडियोज़ भी डालूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि कंप्रेसर की वीडियोज़ भी जो है डाल दीजिए। कंप्रेसर भी डाला जाएगा। और बाकी का अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम का रिव्यू किस तरीके का वो एग्ज़ाम आता है, इन चीज़ों के बारे में आपको बताता रहूँगा। जैसे मैंने इन्फोसिस के बारे में बताया कि आपको पता चल गया होगा कि इन्फोसिस जो है किस तरीके का एग्ज़ाम लेती है, किस तरीके से इंटरव्यू लेती है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखें, केयरफुल रहें। ओके, थैंक यू।